डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जून माह के पहले सप्ताह में हुई घटनाओं संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है तथा साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की बात कही है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इसमें सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक विभाग है जिसका नाम है लोक निर्माण विभाग। उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश के 800 किलोमीटर सड़क को चिन्हित करे, यानी 800 किलोमीटर को चिन्हित करे और चिन्हित करने के बाद उस पूरे 800 किलोमीटर सड़कों को पूरी तरीके से हर्बल रोड के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों को बनाने के लिए पूरी तरीके से जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हर्बल कॉस्मेटिक का नाम तो सुने हैं, हर्बल जितने भी उत्पाद होते हैं उसका तो नाम सुने ही है, लेकिन ये हर्बल सड़क क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। हर्बल सड़क का मतलब ये है कि ये लोक निर्माण विभाग द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है वो जो भी 800 किलोमीटर सड़कों को जो चिन्हित करेगा उसके चारों तरफ किनारे किनारे सड़कों के औषधीय वृक्ष तथा फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे तथा साथ ही साथ बड़े बड़े भी पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष और जो गर्मियों में जो बिकने वाली एक सब्जी होती है इसका नाम है सहजन के वृक्ष, ठीक है, और साथ ही साथ बेल के वृक्ष ये पूरी तरीके से सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री गार्ड्स का भी प्रबंध किया जाएगा। अब समझिए कि ये जो पेड़ जो लगाया जाएगा मेन पर्पज इसका सबसे बड़ा अगर ये हो गया पूरी तरीके से तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बरसात के महीने आप देखते हैं कि सड़कों किनारे जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से बह जाती है और सड़कों किनारे जो सड़क होती है वो धीरे धीरे किनारे की तरफ ढल जाते हैं या पूरी तरीके से वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर ठीक तरीके से ये नियम अगर योजना लागू कर दी गई तो इससे होगा क्या कि बारिश के दौरान जो सड़कों की जो कटान होता है, जो मिट्टी वहाँ की बहती है, अगर इतने मोटे पेड़ और तगड़े पेड़ रहेंगे तो उनका जो कटान है बहाव और उसको रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगा और सड़क काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल और 28 मई। इसमें सही ऑप्शन है 28 मई, यानी 28 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिवस 28 मई को भूख और गरीबी की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म करने के उद्देश्य से इसको मनाया था। यानी इस दिवस का मेन पर्पज और उद्देश्य यही है कि इस धरती से पूरी तरीके से गरीबी और भूखमरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा एक पर्पज है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके लिए इस बार ये पर्पज रखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि इस बार जो कृषि प्रोडक्शन यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, एकदम अधिक से अधिक बढ़ा के। इससे होगा कि जब अधिक से जब बढ़ा दिया जाएगा प्रोडक्शन को तो जितने भी डिमांड के बदले जो सप्लाई होगी वो एकदम बराबर चलेगी, जिससे गरीबी और भुखमरी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तथा उसने इस बार ये भी कहा कि जैसे आप लोग जानते हैं सतत विकास कभी ना कभी सुने होंगे, सतत विकास लक्ष्य ये विश्व भर में अलग अलग चीज़ों के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, ठीक, जिसमें एक और इस बार नया एम जोड़ दिया गया है जिसका नाम है जीरो हंगर, या कि क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में जिसका नाम है जीरो हंगर। यानी इस बार सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम के अंतर्गत एक और नया एम जोड़ दिया जिसका नाम है जीरो हंगर, यानी इस धरती पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और अगर भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए, अगर भारत के नज़रिए में अगर देखा जाए तो भारत में इस बार 2019 और 20 में 2019 और 20 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में 285.95 मिलियन टन इस बार खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना उत्पादन के बावजूद भी भारत में काफ़ी हद तक लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार रहते हैं। गरीबी के तो मान लीजिए, लेकिन भुखमरी का शिकार रहते हैं, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है डाटा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट। समझिए, एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है डाटा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन
रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की अगर बात करें, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 5 वर्ष से कम आयु जितने भी बच्चे मरते हैं उनमें उन सभी बच्चों की मृत्यु का करीब 69% बच्चे भारत में कुपोषण की वजह से मरते हैं, यानी खाना भोजन न मिलने की वजह से बच्चों की मृत्यु होती है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति काफ़ी कैसी है, काफ़ी हद तक खराब है। ठीक, और इसके लिए सभी देशों को एक साथ अगर कंपेयर करने के लिए संस्था द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। इसमें भी भारत की स्थिति काफ़ी हद तक खराब है। इसमें भारत का स्थान पूरे विश्व में 102 नंबर पर, जो भारत की काफ़ी खराब स्थिति को ये नंबर दर्शाता है। तो कितना भी सरकार बातें कर ले, लेकिन ये रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक साफ कर देती हैं कि स्थिति क्या है अपने देश की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 मई, 5 जनवरी, 10 फरवरी और 25 मार्च। तो इसमें सही आंसर है वो है 30 मई। हिंदी पत्रकारिता के लिए 30 मई को बहुत खास दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उसको प्रकाशित किया गया था। और जो पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम था उदंत। इसको नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा और शायद बना भी है, उदंत मारनंड। ये हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र है। इसके जो संपादक थे उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उन्होंने पहली बार 1826 में इसे कोलकाता से साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसको प्रकाशित किया था। तो इसको याद रख लीजिएगा, 30 मई। और जो पहला जो हिंदी समाचार पत्र उसका नाम था उदंत मारनंड, और इसका पहला प्रकाशन कोलकाता से 1826 में किया गया था, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11 जुलाई, 1 जून, 25 मई और 10 अप्रैल। तो इसमें सही आंसर है वो है 1 जून। 1 जून यानी विश्व दुग्ध दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल इसी दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन पर्पज यानी उद्देश्य ये है कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना तथा दूध के से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा देना। जिससे होगा क्या, जिससे स्थिरता आएगी, आजीविका अधिक से अधिक बढ़ेगी और लोगों में जो आत्मनिर्भरता की भावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। इसका मेन पर्पज यही है। अब देखिए, जितने भी दिवस आप पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आप बनते हैं, जितने भी टॉपिक के होते हैं, उन सभी दिवस का हर साल थीम होता है, हर साल एक टैग लाइन होता है। तो इसका भी हर वर्ष टैग लाइन होता है। तो विश्व दुग्ध दिवस का इस बार जो टैग लाइन था वो था इंजॉय, इसको नोट कर लीजिएगा, इंजॉय डेयरी रैली। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इंजॉय डेयरी रैली। इस बार का ये इसकी 20वीं, ये पूरा इस बार का ये 20वां दुग्ध दिवस मनाया गया। यानी आप कह सकते हैं पहला जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था वो वर्ष 2001 में मनाया गया था। ये इसका 20वां संस्करण था। ये तो विश्व दुग्ध दिवस की बात थी। अब वहीं अगर भारत में बात करें विश्व दूध दिवस की, तो भारत में विश्व दूध दिवस बहुत एक महान शख्स जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मैं लिख देता हूँ आप लोग को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्जिन कुरियन के जन्म दिवस पर इस भारत में नेशनल मिल्क डे के रूप में उसे मनाया जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। श्वेत क्रांति कह सकते हैं, या आप इसे सफ़ेद क्रांति भी कह सकते हैं, या इसे आप वाइट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। यानी भारत में श्वेत क्रांति और सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनको इसी के लिए 1963 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया तथा उसके 6 सालों के बाद भारत के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री और पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत में जो दूध की क्रांति उसको आगे बढ़ाने के लिए, सफ़ेद क्रांति को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई, उसका नाम था बिलियन लीटर आइडिया। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बिलियन लीटर आइडिया। इन्होंने ये अलग से एक कैंपेन चलाया था। तथा एक और कंपनी का नाम जो आप लोग सुनते हैं अक्सर, उसके बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं, इसका नाम है अमूल। अमूल कंपनी के संस्थापक भी हैं, जिनका नाम था, अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल यूनाइटेड लिमिटेड। ठीक, अभी उन्होंने इतना दूध का उत्पादन करवा दिया था कि भारत इस समय, उनके ज़माने में लगातार इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश इस समय बना हुआ है। तो इनके बारे में इतने छोटे में बता पाना काफ़ी मुश्किल है, तो इनके लिए एक अलग से डिटेल में एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई। देखिए इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछा सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि किस देश ने आपत्ति दर्ज कराई, यानी किस देश को परेशानी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, नेपाल, जापान, ईरान और चीन। इसमें सही आंसर है वो है चीन। चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति, यानी वह पहले दर्ज करा चुका है, फिर से आपत्ति दर्ज कराया है। ठीक, देखिए चीन दूसरे को भले परेशान करे, लेकिन ये खुद की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। चीन क्या किया है कि चीन ने बयान जारी करके ये कहा है, अमेरिका से उसने ये गुजारिश की है कि चीन और दक्षिण कोरिया के जो बीच जो द्विपक्षीय जो संबंध है उसको नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय पूरा देश 2 गुटों में बंट रहा है, जैसे कि भारत हुआ, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये एक अलग गुट बन रहा है, और दूसरा गुट जो है जो कि चाइना से संबंधित है। जैसे देख रहे हैं कोविड-19 के समय इस समय उत्तरी कोरिया चीन का काफ़ी हद तक साथ दे रहा है। तो चीन का कहना ये था कि हम दोनों उत्तरी कोरिया और चीन के बीच जो दोस्ती है उसको अमेरिका दखल करके उसको नुकसान न पहुंचाए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद दक्षिण कोरिया ने एक और बयान जारी किया, और दक्षिण कोरिया ने ये कहा कि इसमें अमेरिका की कोई गलती नहीं है, जो अमेरिका जो पैड है वहाँ पे उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है मिसाइल्स की, बस स्थानों में परिवर्तन किया गया है। ये उत्तरी कोरिया का ऐसा कहना था। अब थोड़ा समझते हैं कि ये थर्ड क्या है। थर्ड का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। थर्ड को पूरा मतलब होता है THAAD। थर्ड का यहाँ पे पूरा मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसको लिख देता हूँ मैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये इसका पूरा मतलब। ये ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो कि विश्व में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणालियों में इसको माना जाता है, जिसकी मारक क्षमता अगर दूरी की बात की जाए तो 200 किलोमीटर है, और ऊपर हवाई में अगर बात की जाए तो ये ऊंचाई पे करीब 150 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं चीन का परेशान होना अपने आप में एक लाजमी बनता ही है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं 25 जून, 25 जुलाई, 19 जून और 15 अगस्त। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका आंसर है 19 जून को। जैसे ही चुनाव आयोग ने, जैसे लॉकडाउन तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही चुनाव आयोग ने भी 1 जून को तिथि को 1 जून को राज्यसभा के जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनका पूरी तरीके से ऐलान कर दिया। उसने ये कहा कि 24 सीटों के ऊपर मतदान किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीटों का प्रावधान है। जैसे के लिए आंध्र प्रदेश के तहत 4, और गुजरात के लिए 4, झारखंड के लिए 2, मध्य प्रदेश के लिए 3, राजस्थान के लिए 3, मणिपुर और मेघालय के लिए 1-1 सीटों का प्रावधान है, तथा 6 नई सीटों को भी इसमें जोड़ा गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश के 1 सीट, कर्नाटक के लिए 4 सीटें, मिजोरम के लिए 1 सीट। ये टोटल सीटों को जब जोड़ेंगे तो लगभग 24 सीट आएगी। अब देखिए इसमें जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनके लिए 12 जून तक आखिरी तिथि रखी गई है नामांकन के लिए। तथा इसका जो वोटिंग जो होगी वो 19 जून को होगी। यानी देखिए पूछा है मतदान कराने का फैसला किस दिन किया है, जो सही आंसर होगा 19 जून को मतदान कराने का फैसला किया है। तथा चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि उसी दिन इसका रिजल्ट भी काउंट करके शाम तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। 19 जून को ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 31 मई, 25 जनवरी, 10 फरवरी और 15 मार्च। तंबाकू, देखिए तंबाकू पहले थोड़ा समझते हैं। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत तरीके से हानिकारक होता है। ये लाइन लगभग आप कहीं ना कहीं लगभग हर जगह आप पढ़े ही होंगे, लेकिन इसका पालन करने में लगभग देखा जाए तो काफ़ी बहुत कम ही लोग हैं जिसका पूरी तरीके से इसका पालन करते हैं। हर साल, देखिए आप तिथि को समझते हैं, हर साल 31 मई को भारत में नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि हर दिवस की अपनी अपनी एक थीम होती है। तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम के रूप में ही रखी गई थी। इस बार की जो थीम है वो है
यानी 2020 की जो थीम रखी गई है वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 थीम। यानी इस बार की जो थीम रखी गई है उस थीम का थीम में ही नाम है, उसका इस बार नाम रखा गया है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 थीम। ये थी इस बार का पूरा ये थीम रखा गया। अब अगर WHO की अगर बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो एक वर्ष में विश्व में 8 मिलियन लोग मरते हैं, 8 मिलियन लोग। अब इसकी वजह से जो तंबाकू खाने की जो सबसे खतरनाक बीमारियां होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां फेफड़े संबंधित होती हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, R श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी और गगन सचदेवा। तो इसमें सही आंसर है आपका, इसमें सही आंसर रखा गया है श्रीलेखा को। R श्रीलेखा को केरल की पहली DGP होने का श्रेय हासिल हुआ है। समझिए, केरल पुलिस में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को पुलिस निदेशक, DGP को हिंदी में कहते हैं पुलिस निदेशक की नियुक्ति होने जा रही है। ये 1988 बैच की IPS अधिकारी रह चुकी हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली BJP अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसमें 4 ऑप्शन है, आशुतोष टंडन, देव सिंह, आदेश गुप्ता, मंगल पांडे। अब इसमें अगर मनोज तिवारी के नाम नहीं है तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मनोज तिवारी हटा दिए गए। इसमें सही आंसर है, वो सही आंसर है अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता कह रहे हैं, आदेश कुमार गुप्ता। इसमें आदेश कुमार गुप्ता को इस बार दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो कुछ महीनों से, लगभग देखा जाए तो कुछ 6-7-8 महीनों से ऐसे कुछ उनके क्रियाकलाप चल भी रहे थे, लग ही रहा था कि वो ज़्यादा दिन तक इस पद पे रहने वाले नहीं हैं। चलिए लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए अम्फान, कैटरीना, ओखी और निसर्ग। तो इसमें सही आंसर है निसर्ग। चक्रवाती तूफान निसर्ग बुधवार को दोपहर महाराष्ट्र के जो समुद्री तट है उनके इलाकों से लगभग 120 किलोमीटर, काफ़ी रफ्तार थी, 120 किलोमीटर रफ्तार से पूरी तरीके से टकराया। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि धीरे धीरे इसका रफ्तार कम हो गया और बाद में इसकी रफ्तार घट के मात्र रह गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इससे सबसे प्रभावित जो इलाका था, जो इस निसर्ग तूफान के सबसे प्रभावित जो इलाका था, वहाँ का एक इलाका, इसका नाम है अलीबाग। अलीबाग सबसे प्रभावित वहाँ का इलाका था। अब इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है कि कोई भी देश या कोई भी राज्य है, कैसे किसी देश का, कैसे किसी भी तूफान का नाम ये निसर्ग रख दिया जाता है, कोई ओखी रख देता है, कोई अम्फान रखता है, कैटरीना रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, उसके पूरी डिटेल में वीडियो बनाई गई थी, आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? साइकिल, इसमें 4 ऑप्शन है, 25 मार्च, 10 जनवरी, 15 अप्रैल और 3 जून। साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पहला आधिकारिक रूप से साइकिल जो दिवस था वो 3 जून 2018, यानी 2 साल पिछले 3 जून 2018 को पहला आधिकारिक रूप से साइकिल दिवस मनाया गया। अब देखिए, सबसे बुरी बात ये है भारत के, हमारे देश की सबसे बुरी बात ये है कि साइकिल दिवस के दिन भारत में एक बहुत अच्छी एक साइकिल कंपनी उस दिन बंद कर दिया उसने। एटलस का नाम आप लोग सुने होंगे, भारत काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी थी। एटलस कंपनी का आपने जो उसका एक आखिरी ब्रांच है जिसका नाम था शाहबाबाद में, उसका लास्ट ब्रांच था, उसको भी उसने इसी दिवस के दिन यानी साइकिल दिवस के दिन बंद किया। उनका कहना ये था कि पूरी तरीके से उनके पास कोई भी इनकम, कोई भी संसाधन नहीं बचे, इसलिए उसको बंद करना पड़ रहा है। तो काफ़ी बुरी खबर है, साइकिल दिवस के दिन किस देश में साइकिल की सबसे बड़ी कंपनी ही बंद हो जाती है, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, राहुल त्यागी, रवीश कुमार, विनय कुमार और नवदीप सूरी। तो इसमें सही आंसर है वो है रवीश कुमार। ये रवीश कुमार जो आप NDTV के चैनल जो पत्रकार समझ रहे हैं वो नहीं है, वो दूसरे हैं। ये रवीश कुमार ये दूसरे हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त पद पर ये अभी तक कार्यरत हैं, जिनका नाम है रवीश कुमार। इन्हें ही भारत में, जो भारत के तहत इनको
फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये 1995 बैच के ये IFS अधिकारी रह चुके हैं, यानी अब कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से इनकी तरक्की हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह स्थापित यानी अभियान शुरू किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक। तो इसमें सही आंसर है वो है पंजाब। अब देखिए ये मिशन फतेह कोई अलग से इसमें कोई बजट सेंक्शन या कुछ अलग से धन खर्च करने वाली योजना नहीं है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए योजना पूरी तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए है। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई में हिस्से के तौर पर यानी अपनी भी उन्होंने योगदान देने के लिए मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया। इस मिशन का सबसे बड़ा जो मकसद ये है कि लोगों के अंदर जो मनोबल गिर चुका है कोविड-19 की वजह से उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा तथा हम इस कोविड-19 जो महामारी है इसको उसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाए। जागरूक करने के लिए क्या किया जाएगा कि वहाँ पे राज्य में पूरे तरीके से बड़े बड़े वहाँ पे पोस्टर बनाने की बात कही गई है। तो ये कोई अलग से बजट खर्च करने वाली बात नहीं है, बस लोगों के अंदर जागरूकता करने वाली बात योजना इसके लिए ये इसको बनाई गई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस जून माह का पहले सप्ताह जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन के शामिल किया गया है। इन सभी क्वेश्चन को एक एक जो पॉइंट बताया उसको नोट्स कर लीजिएगा, काफ़ी आपको एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए या किसी नए मुद्दे पर अगर वीडियो आपको बनवाना हो या समझना हो तो उसके रिलेटेड आप कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।